हाँ जी, क्या अब आपके सामने ठीक आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ जी, इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो कह रहे कि आपकी जो सोलिसिटरशिप थी देयर सम लिमिटेशंस, उनमें कुछ कमियां रह गई थी। जैसे कि देयर इज ए रिस्क बियरिंग ओनली बाय वन पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजमेंट एंड नॉट ऑफ लॉन्ग एग्जिस्टेंस। तो इनमें काफ़ी सारी कमियां थी। उन कमियों को देखते हुए फिर ये जो है कुछ नया कुछ हमें करने की इच्छा हुई। तो ये लगा क्यों ना आपके जो है दो या दो से अधिक आदमी मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। और ये जो है एक इसमें जो सोल पार्टनरशिप की कुछ कमियां थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई। कि जैसे कि आपके जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इसमें पैसे बढ़ गए। आपके जो रिस्क बीयरिंग है वो भी इसमें कम हो गया। आपकी मैनेजमेंट है और बिजनेस है वो भी अलग अलग बट गया। और उसके साथ में जो है आपके काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर बिजनेस करते थे नेचुरली, उनके अंदर जो बिजनेस करने की कैपेसिटी भी अच्छी होगी। तो इसके लेकर के जो है आपके पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद करें कि आपका जो पार्टनरशिप है वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। कि पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। एंड इफ देयर इज ए म्यूचुअल ट्रस्ट देन व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर द अकाउंट। फिर अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? जब म्यूचुअल ट्रस्ट ही है, आपसी विश्वास ही है, तो फिर अकाउंट क्यों बनाए? तो उसके लिए जरूरी है कि आपका ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपके जो है वो पार्टनर्स को मिल जाए। तो इसलिए आपका जो है ये अकाउंट बनाना जरूरी है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन थी आपके फंडामेंटल से आपके पार्टनरशिप के बारे में, कि हम इसलिए पार्टनरशिप बनाई क्योंकि जो कमियां थी सोलवरशिप में उन कमियों को हमने दूर करना था। तो इसलिए इसको बनाया गया। ठीक है जी। नेचर ऑफ है पार्टनरशिप फर्म। आपके नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की नेचर क्या है? तो कहते हैं कि एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। कि अगर पॉइंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये आपके ओनर से जो वो अलग मानी जाती है। और अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट हैज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर एंड ए फर्म बोथ आर सेम, मीन्स देर इज नो डिफरेंस, मीन्स देर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम पार्टनर्स को अलग मानते हैं और फर्म को अलग मानते हैं। वहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी हम मान के चलते हैं अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जिसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट हैज नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर से इनकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। मीन्स इट इज there is an unlimited liability of the partner if the firm goes into bankruptcy. In that case, the personal property of the partners could be sold out and the payment of creditors be made out of this partners capital. ठीक है, और पार्टनर से पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये आपका जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेचर इस प्रकार की है कि फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैज सेपरेट एंटिटी, बट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हैविंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब डेफिनेशन की बात कहें तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपका जो सेक्शन 4 में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन आपकी इस प्रकार से बोलती है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of acting for all। ठीक है, यानी पार्टनरशिप जो है वो क्या है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, आदमियों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि उस बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए एक उनका म्यूचुअल है या उनके बीच में एक रिलेशन है कि जो बिजनेस सभी के द्वारा या सभी की तरफ से कोई एक आदमी करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी है कि एक पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में। किस लिए? हु हैज एग्रीड, जो इस बात पे सहमत हुए हैं, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस,
उस बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए। कौन सा बिजनेस? विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम कैरी अ बिजनेस, या तो सभी मिलकर उस बिजनेस को करते हैं या कोई एक आदमी की तरफ से बिजनेस को कर रहा है। उस बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए जो लोग सहमत होते हैं वो आपके पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, अब मेन फीचर्स आपके कौन कौन से हैं, तो आपके फीचर्स से हम देखें। मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये तो आप प्लस वन में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, पार्टनरशिप की मेन फीचर कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट इज 2 और मोर पर्सन्स, ये 2 या 2 से अधिक आदमी होंगे। ठीक है, इट मीन्स इन पार्टनरशिप देयर शुड बी मिनिमम 2 persons and maximum will be 50 persons. If there is a single person, then it will not be called as partnership. If there is a more than 50 persons, then it will not be called as a partnership. Then it will become a private company. It means the essential feature is that there must be minimum 2 persons and maximum will be 50 persons. Next is agreement. Second is agreement. Agreement. There must be agreement among the partners or between the partners. And that agreement can be verbal or that agreement can be in the written. It means in agreement all the rights and duties are explained. आपका जो एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें आपकी बताई जाती हैं जो उसमें होनी चाहिए, उसमें आपके राइट और ड्यूटीज वो एक्सप्लेन की जाती हैं। तो सेकंड आपका एग्रीमेंट है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, existence of business and profit, means there must be a business. If there is no business, then nobody can call them the partners. For example, if you are sitting in the class and you say he is my partner, then it is wrong. As your colleague, as your classmate, but you can't say that he is my partner. Partners, the feature of partner is that there must be a existence of business and there must be existence of profit. आपका कोई उनका बिजनेस होगा तो ही वो पार्टनर कहलाएगा, अदरवाइज आपका पार्टनर वो नहीं कहला सकता है। और उसके साथ साथ में उसका प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए कि अगर हम ये कि मान लो कि इफ देयर इज 2 persons and they are doing the business of any medical store, and any third person who is a friend of these 2 persons, and he occasionally come to the medical store, sit there and also deals with the customer also, but he is not taking the profit out of their friends. It means he cannot be called as a partner because he is not taking the profit. It means there must be existence of business as well as profit motive also. If a person who is not getting the profit, then he can't be called as a partner. All the person who is not taking the profit, he can invest the money into the business for any reason. But if he is not taking the profit, then he will not be called as a partner. Next is sharing of profit. Sharing of profit. Sharing of profit. There must be sharing of profit also. If a person who is engaged in the business, he has invested the capital also, and he is taking the active part in the business also, but he is not sharing the profit of the business. If he is not sharing the profit of the business, in that case you can't say that he is your partner. वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ principal and agent. The partner has a relationship as a principal and as well as the agent. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये है कि एक पर्सन जो पार्टनर है वो फर्म का मालिक भी है, वो एजेंट भी कहलाएगा। इसका ओनर तो है नेचुरली, ही हैज इन्वेस्टेड द कैपिटल इनटू द बिजनेस,
But how will be called he as an agent? If there is a 20 persons and one person who make the agreement with outside the parties, then other person are liable to obey or to give the response. उन लोगों की उस चीज़ को मानना पड़ेगा अगर वो बंदा वहाँ बाहर जा करके अगर कोई एग्रीमेंट करके आया है तो. Same thing also there. If any person, if any another person go to the market and make some commitment in regard of the business, then other persons also have to oblige them. तो इस प्रकार से ये आपका जो तरीका है ये आपका कहलाता है आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. क्योंकि अगर एक आदमी बाजार में जाता है बिजनेस के लिए कोई एग्रीमेंट करता है किसी थर्ड पार्टी से तो बाकी लोगों को उसको मानना पड़ेगा. ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. बिजनेस कैरिड बाय ऑल business carried by all or any of them. Any of them means the business may be carried by all of them or any person from that side can hold the business. कोई भी या तो सारे के सारे बिजनेस में लग सकते हैं या कोई भी आदमी उनकी तरफ से बिजनेस से कर सकता है. तो ये भी आपके पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके जो है आपके नेचर है. नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस no separate existence means there is no separate legal entity from the legal point of view. पार्टनरशिप को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकती है पर आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा यानी इनकी लेबिलिटी अनलिमिटेड होगी. ठीक है जी. तो ये आपके पास में इनकी थी आपकी नेचर. अब ये करके नेक्स्ट में है कि आपके कुछ राइट्स हैं पार्टनर्स को. वो कौन कौन से हैं? राइट ऑफ ए पार्टनर. फर्स्ट है ईच पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉस विद द अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो. पहला तो उनका प्रॉफिट बांटने का अधिकार होगा जो एग्रीड रेशियो उसी में. ठीक है. दूसरा एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. मीन्स हर पार्टनर का जो है बिजनेस में पार्टिसिपेशन करने का राइट होगा. ये नहीं हो सकता कि यू आर द पार्टनर एंड यू आर नॉट यू कांट कंडक्ट द बिजनेस. ऐसा नहीं हो सकता है. थर्ड है every partner has right to be consulted in the matter of related to the partnership business. कि हर आदमी को जो है पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में एक दूसरे के साथ में कंसल्ट करने का अधिकार है. अगर आपके पर्सनल चीजें उनको तो वो नहीं कर सकते वहां पर डिस्कस नहीं कर सकते. बट रिगार्डिंग द बिजनेस एक्टिविटीज दे कैन मेक द कंसल्टेशन विद द अदर पार्टनर्स. और दूसरा पार्टनर एक नेम में आपसे बात नहीं करना चाहता बिजनेस के बारे में तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है जी. फोर्थ है एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. और हर पार्टनर के पास में एक राइट है कि वो कॉपी ऑफ अकाउंट्स ले सकता है और वो बुक्स को जो है चेक कर सकता है. फिफ्थ है एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलो द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. इफ अदर पार्टनर आर इंटरेस्टेड टू एडमिट एनी न्यू पर्सन देन एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ देम. अगर मान लो कि 20 पार्टनर उसमें से आपके 19 पार्टनर्स दे आर एग्री टू एडमिट ए पार्टनर न्यू पार्टनर बट इफ वन पार्टनर हैज ऑब्जेक्शन देन ही कैन डिसअलाउ. उसे अकेले का राइट है और वो उसको शामिल नहीं कर पाएंगे अगर एक ही बंदे ने मना कर दिया तो. सिक्स्थ है एवरी पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. और आपकी जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसका वो को ओनर कहलाएगा. मीन्स उसका हिस्सा भी उसकी प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में होगा. If a partner has given a loan to the firm, he has a right to receive the interest on agreed rate. If the rate of interest is not agreed, it is paid at the rate of 6%. If the partner has given the loan to the partnership, in that case, he has a right to get the interest on the loan. And if there is no agreement, in that case, he will get 6% interest on the loan. Eighth is if the partner incurs expense or making payment on behalf of the firm, he has to right to indemnify by the firm. कि अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंस बाजार में करके आ जाता है
तो ही हैज राइट टू इंडिमिनिफाई। इंडिमिनिफाई होता है क्षतिपूर्ति, यानी जितना पैसा उसने फर्म के ब्याह पे खर्च किया है वो फर्म से लेने का उसका राइट है। और लास्ट है एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। और हर कोई पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर नोटिस से देने के बाद में। ठीक है, तो ये आपके राइट्स थे आपके पार्टनर्स के। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई एम प्रोसीडिंग फॉर द न्यू टॉपिक दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो फिर मैं नेक्स्ट एलएलपी पे जाता हूँ। ये एलएलपी क्या है? ये एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी हमने जो डिस्कस किया है इट इज ए नॉट लिमिटेड लायबिलिटी। अब जो आपका जो है नेक्स्ट है, ये आपका 2008 के अंदर ये कंसेप्ट आया था। इसको हम बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये आपका जो पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसके अंदर जो है अब ये प्रोविजन ऐसी से पार्टनरशिप का किया गया था। इसमें आपकी पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड हो सकती है, यानी इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो इसकी हम देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इंटेक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, विच lay down the law for the formation and regulation of the limited liability partnership। तो इसमें आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज ए रिस्क इन द बिजनेस and some person want to start the business and they having a fear of loss, in that case they can form a LLP, and in LLP the liability is limited up to some extent। और बाकी अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो उनको जो है इसकी लायबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई पार्टनरशिप फॉर्म जो कि इस एक्ट के अंतर्गत, यानी इस एक्ट कौन कौन सा? एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें जो रजिस्टर्ड किया गया है वो एलएलपी कहलाएगी। अब इसमें एलएलपी का जो नेचर क्या बोलता है? एलएलपी जे बॉडी कारपोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पहला तो ये एक है आपका कारपोरेट बॉडी कहलाएगी। दूसरा, इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट पार्टनर्स। इसकी लीगल एंटिटी जो है वो सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स होगी। और थर्ड करें कि एलएलपी शेल हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी आपका परपेचुअल सक्सेशन होगा इसका, यानी एक पार्टनर जो है वो मर जाता तो कोई दूसरा पार्टनर शामिल हो जाएगा और पार्टनरशिप चलती रहेगी। और फोर्थ करें कि एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी शेल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट और लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। कि अगर एक पार्टनर जो है वो किसी कारण से चेंज करते हैं या कोई मर जाता है तो एलएलपी की जो राइट और लायबिलिटी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका जो है था एलएलपी। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। कल हमारा जो इससे अच्छी भली शुरुआत हो जाएगी आगे, क्योंकि हम इसमें पार्टनरशिप डीड आएगी और आपका पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा, और फिर रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि अभी जो है परसों जो कुछ स्टूडेंट्स जो है आए थे डाउट क्लास में, तो मुझे जब उनको क्वेश्चन समझा रहा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि बिल्कुल भूल चुके हैं। तो मैं सोच रहा कि दोबारा से इनको रिवीजन करवा दी जाए। रिवीजन चाहे जल्दी कर लें, पर ये कुछ रिवाइज करवा दूंगा तो हो सकता है कि माइंड में कुछ चीज़ें नहीं आ जाएँ, इसलिए मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया है। हम फर्स्ट चैप्टर से दोबारा फिर सिलेबस वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम पहले करते आए हैं। तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट and hope expect from you people also that you will make the cooperation, you will ask the question frequently। और आप इस प्रकार जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ही मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्योंकि क्लासरूम में बैठे हो तब एक मैटर अलग होता है, जब आप ऑनलाइन होते हैं तो मैटर कुछ और हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग कुछ तो बोलने में हेजिटेशन करते हैं कि हम ऑनलाइन में बात करें, पता नहीं वॉइस जाएगी नहीं जाएगी, या कैसा हमने कोई सिली क्वेश्चन पूछ लिया क्या। पर सिली क्वेश्चन कुछ नहीं होता, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आपको नहीं आता तभी तो पढ़ रहे हैं। उसमें सिली और वॉइस क्वेश्चन का कोई मैटर नहीं होता है। आप क्वेश्चन पूछें अच्छा है, और आपकी आवाज़ कैसी आएगी, क्या दोस्त सोचें, कुछ नहीं सोचा, किसी को मतलब नहीं क्या सोचने का।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा, मेरे को पता है, और सोचे तो सोचता रहे, फर्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी पढ़ाना था, आपकी ड्यूटी पढ़ना है। तो इसलिए हम क्लास से जुड़े हैं, इसलिए आप क्वेश्चन जरूर पूछें, ताकि जितना पूछेंगे मैं उतना एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है जी, तो आज हम इतना करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद में हमें दोबारा फिर बिजनेस स्टडी क्लास में मिलेंगे, और उसमें प्लानिंग का जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर को हम करेंगे, उसमें आपके टाइप ऑफ प्लान हम करेंगे। तो थैंक यू, आज हम इतना ही करते हैं।